अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक इंतहाई जोशीला खिताब करते हुए कहा कि हम हुकूमत को कुलभूषण यादव को NRO नहीं देने देंगे। इससे कबल भी मुतअद्दिद मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी NRO को कुछ इस तरह से बयान कर चुके हैं गोया वो कोई काबिल नफरीन चीज है, वो कोई ऐसी चीज है जिससे इंसान को शर्मिंदा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन या मीडिया के मुहाज पर दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। पहली टर्म है इंफॉर्मेशन इंपीरियलिज्म, दूसरी टर्म है मैस माइंड। मैस माइंड वो दिमाग है जो अक्ल व शऊर और तज्जिया से बेगाना है, इसकी सलाहियत नहीं रखता। मीडिया अपनी पसंदीदा इतलात उस दिमाग में ठोंस देता है और वो इंसान या वो मुआशरा रोबोटिक अंदाज में मीडिया की कही हुई बात को एक सच समझकर उसको फॉलो करता है, पीछा करता है। दूसरी टर्म इंफॉर्मेशन इंपीरियलिज्म, कोई भी ताकत, कोई इस्तेमार, कोई तागूती ताकत इत्तलात की रसाई के निज़ाम पर कुछ इस तरह से कब्जा कर लेती है कि आपको मुतबादल इत्तलात की फराहमी नामुमकिन हो जाती है। फिर आप एक खास अंदाज में सोचते हैं। पाकिस्तान का मीडिया इन दोनों टर्म्स पर पूरा उतरता है। पाकिस्तान का मीडिया इस्तेमाल होता है, झूठ बोलता है, परसेप्शन पैदा करता है, बाकायदा मुहिम चलाता है किसी भी बात को बुरा साबित करने के लिए और किसी भी मनफी गलीज घटिया बात को मुस्बत साबित करने के लिए। झूठ को पवित्र और अकीदा बनाने की जंग करता है, सच को बुराई बनाकर पेश करता है। और इस पूरे प्रोसेस में इंतहा वो होती है जो मैंने बयान की कि बिलावल भुट्टो जरदारी NRO को एक मनफी टर्म के तौर पर अपनी तकरीर में इस्तेमाल करें। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या NRO कोई नेगेटिव टर्म है, क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए बेइज्जती का बाइस बनने वाली कोई चीज थी? क्या ये कोई ऐसा मुआहिदा था जिसके जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने या जमहूरी या अवाम के हकूक को सरेंडर किया? ये तो आपको याद होगा ही कि NRO तारीख में बहुत बार होते रहे हैं। अब फिर मैं NRO को मारूफ मानी में जो मीडिया ने परसेप्शन पैदा किया है उस मानी में इस्तेमाल करता हूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ को सजा हो गई, अटक किले में कैद थे, तहरीरी मुआफी नामा लिखा, मुआफी मांगी, 10 साल के लिए सियासत ना करने का वादा किया, मुल्क छोड़कर भाग निकले। ये मुआहिदा तारीख में ना इसका तज़किरा होता है, ना इसे बुरा कहा जाता है, ना इसको जिल्लत की कोई निशानी या यादगार बनाया जाता है। इसके बाद तारीख में बहुत सारे ऐसे मुआहिदे या वाक़यात नजर आते हैं जहां पर ताकतवर सियासतदानों ने या ताकतवर फौजी अफसरों ने या एस्टेब्लिशमेंट के किसी पोर्शन ने सरेंडर किया, मगर उन सबको जिल्लत का निशान नहीं बनाया गया। मीडिया ने परवेज मुशर्रफ के एक जारी करदा कानून को, फिर समझ लें कि यह कोई मुआहिदा नहीं था, परवेज मुशर्रफ के एक जारी करदा कानून को गोया इस तरह पेश किया कि यह बेनज़ीर भुट्टो ने जमीन पर लेटकर मुशर्रफ के पांव को हाथ लगाकर कोई मुआफी मांगी थी, कोई मुआहिदा किया था। खुदा की पनाह, तारीख को दोबारा देखते हैं। 9 मार्च 2007 को 9 मार्च 2007 को परवेज मुशर्रफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को तलब करते हैं और उनसे इस्तीफा डिमांड करते हैं। ऐसा नहीं है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कोई जमहूरी, आईनी, इखलाकी, अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में किसी हाई मोरल ग्राउंड पर खड़े थे। ये किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस्तीफा मांगने का सबब क्या बना था। बहरहाल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी
कुछ वक्त मशवरा के लिए मांगते हैं और बाद अज़ा इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं। सदर मुमलिकत एक हुक्म जारी करके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गैर फाल करार देकर नए चीफ जस्टिस की तकर्री कर देते हैं। अब ये कहानियां बारहा अपनी जुबान से कही जा चुकी, सामने आ चुकी कि उस रोज जिस रोज इस्तीफा मांगा गया, उस रोज सदर मुमलिकत यानी परवेज मुशर्रफ और उस वक्त के सेकंड इन कमांड परवेज कियानी एक पेज पर नहीं थे। बहुत सारी कहानियां बयान की जाती हैं कि किस तरह परवेज कियानी या पाशा ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जुर्रत दी कि वो खड़े हो जाएं और मुकाबला करें। अब आपको इस कैलेंडर को याद रखना होगा। अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूं। 14 मई 2006 को लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत का सेनेटर रहमान मलिक के घर पर इस्तकबाल करती है। पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाने वाला मुआहिदा लिखा जाता है जिसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, मिसाक जमहूरियत। उस वक्त दोनों कायदीन ये तय करते हैं कि माजी को भुलाकर हम आगे जमहूरी अक़दार की पैरवी करके चलेंगे और मुल्क में ये अच्छे काम करेंगे। उस मुआहिदा के वक्त ये भी तय होता है कि आइंदा दोनों मिलकर पॉलिसी बनाएंगे और एक ही जहाज से पाकिस्तान मुनासिब वक्त देखकर जाएंगे। अब 14 मई 2006 से 9 मार्च 2007 के दरमियान बैरून मुल्क सियासत चलती है, मध्यम लहर में सियासत चल रही होती है, मुख्तलिफ तरह के काम हो रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत तेजी में आ जाती है, वकला की तहरीक चलती है वगैरह। जून 2007 में, तारीख भूल गया हूं, मुमकिन है मई 2007 में या जून के अवाइल में, शायद 11 जून की तारीख थी, पाकिस्तान से सियासतदानों का एक जहाज लंदन पहुंचता है। हुकूमत में परवेज मुशर्रफ के तमाम शुरकाए कार सियासतदान, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, गुलाम मुस्तफा खर और बहुत से दीगर लंदन पहुंचते हैं और पता चलता है कि मिसाक जमहूरियत को दफन करके एक नई सियासत का आगाज किया जाता है। अब ये नया मुआहिदा APDM, ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट करार पाता है। अब ये याद रखें कि ये तमाम लोग जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जमहूरियत के लिए मुबैना तौर पर एक नया मुआहिदा करने गए हैं, ये परवेज मुशर्रफ की असम्बली के अरकान हैं, वुज़रा हैं और हुकूमत में पार्टनर हैं। बेनज़ीर भुट्टो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रोकने की कोशिश करती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं कि ये चाल आप गलत खेल रहे हैं। लेकिन चूंकि मामला प्लान हो चुके हैं, अब आपको फिर तारीखों पर गौर करना होगा। मैंने पहले कहा कि 9 मार्च 2007 को इफ्तिखार चौधरी वाली मुलाकात यह साबित कर चुकी है कि परवेज कियानी और पाशा इफ्तिखार चौधरी के साथ हैं, ना कि परवेज मुशर्रफ के साथ। कहने वाले कहते हैं और इस बात को मुस्लिम लीग की क़यादत तस्लीम कर चुकी है। टीवी पर बैठकर तस्लीम किया गया कि ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाने के अमल को परवेज कियानी, शुजा पाशा और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की हमायत हासिल थी। अब फिर इन वाकयात को याद रखिएगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को समझाने की कोशिश करती हैं कि ये आप गलत चाल चल रहे हो। अब पाकिस्तान में सियासत तेज होती है। ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फोरम जून के आखिर में या जुलाई के शुरू में ऐलान करता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लीडर्स मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, गुलाम मुस्तफा खर और वगैरह के कंधों पर सवार होकर तन्हा बेनज़ीर भुट्टो को लंदन में छोड़कर 10 सितंबर 2007 को इस्लामाबाद लैंड करेंगे। तसव्वुर करें, पाकिस्तान का मीडिया लिखता है कि बेनज़ीर भुट्टो शिकस्त खोर्दा, तन्हा और मायूस खातून है। और वाकई बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक अहदो पैमान किया, मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किया और यह तय किया कि गुज़श्ता रंजिश को भुलाकर हम इकट्ठे एक जमहूरी पाकिस्तान के क़याम की जद्दोजहद करेंगे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फातिहाना अंदाज में एक जहाज पर, खसूसी जहाज पर कुछ यूं नमूदार होते हैं कि उनके साथ बैनुल अक़वामी मीडिया, दर्जनों की तादाद में सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं और वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तशरीफ लाते हैं। इस तशरीफ आवरी को मुमकिन बनाने के लिए बाकायदा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अमली मदद हासिल की गई।
एक रिट पिटीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो 20 जुलाई 2007 को अपनी साबका अदम फ़ालियत से बहाल हो चुके हैं और एक ताकतवर तरीन चीफ जस्टिस की तरह रियासत होगी मां जैसी का नारा लगाकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की सीट पर बैठे हैं। रिट फाइल होती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्हें पाकिस्तान में आमद से रोका नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस बैठे थे, अहलन व सहलन व मरहबा, बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म देती है कि कोई शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान आमद से रोक नहीं सकता। 10 सितंबर का दिन आता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद तशरीफ लाते हैं, एयरपोर्ट पर उन्हें कैद कर लिया जाता है। एयरपोर्ट पर ताकतवर हल्के उन्हें यह मनवाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो 10 साल सियासत तरक करने का वादा करके गए थे और ये 10 साल उन्हें बतौर कैदी सऊदी अरब में गुजारना थे। वहां पर कोई नजर आने वाली मुजाहमत किए बगैर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जद्दा पहुंच जाते हैं। अब आर पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट खत्म हो गई है, फौत हो गई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। अब बेनजीर भुट्टो को क्या करना चाहिए था? पाकिस्तान के मीडिया ने ऐसी धूल उड़ाई, इतनी खाक उड़ाई कि आज चेहरे शनाख्त करना मुश्किल हो गया। मीडिया में हमेशा यह कहा गया, यह जताया गया, यह मनवाया गया कि मिसाके जमहूरियत पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायम थे और मिसाके जमहूरियत की पहली वायलेशन सदर आसिफ अली जरदारी ने 2008 में हुकूमत बनाने के बाद की थी। मैं सिर्फ चाहता हूं कि उन वाकयात को रिपीट करें और समझने की कोशिश करें कि हुआ क्या था। अब मिसाके जमहूरियत की क्या सूरत थी, एपीडीएम की क्या सूरत थी? एपीडीएम के लीडर और मिसाके जमहूरियत के पार्टनर लंदन अपने महल में वापस तशरीफ ले जा चुके हैं। पाकिस्तान में सियासी अमल जमूद का शिकार हो गया है। वापिस शुरू करते हैं। बेनजीर भुट्टो और परवेज मुशर्रफ की लड़ाई क्या थी? जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, मार्शल लॉ लगाया, तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो को 21-21 साल की सजाएं दे चुके थे। बेनजीर भुट्टो बैरून मुल्क जा चुकी थी, उनकी जायदाद की जब्ती के ऑर्डर हो चुके थे। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी को बेनजीर भुट्टो को तलाक देने की दस्तावेज सामने रखकर कराची के सेफ हाउस में, जिसे CIA सेंटर कहते हैं, भूख बंगला कहते हैं, वहां पर मियां शहबाज शरीफ ने अपनी मौजूदगी में राना मकबूल और दीगर पुलिस अफसरान, पंजाब के मारूफ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स आबिद बॉक्सर या नवीर सईद वगैरह के जरिए इस कदर तशद्दुद करवाए। कहा गया कि तुम बेनजीर भुट्टो को बदकिरदार करार देकर तलाक नहीं दोगे तो हम तुम्हें यहां पर कत्ल कर देंगे। इस सूरत हाल में जब आसिफ अली जरदारी तशद्दुद से बेहाल हो गए तो पलास से उनकी जुबान खींचने की कोशिश की गई ताकि वो ये कहानी किसी को सुना ना सके। बहरहाल अल्लाह जिंदगी देने वाला होता है, दुश्मन छीनने के 100 इरादे करता है। इस सूरत हाल में परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया। और टेक ओवर क्यों किया? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त खलीफातुल मुस्लिमीन बनने के जुनून में मुब्तला हो चुके थे। 15वीं आईनी तरमीम तैयार करवाई गई थी जिसमें मुंतखब वजीर आजम को यह हक दिया जाना था कि वो आइन को मोम की नाक समझकर मोड़ दे। परवेज मुशर्रफ आ गए। आज इल्जाम लगाया जाता है, झूठ बोला जाता है, कहा जाता है कि बेनजीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वेलकम किया। मैं बतौर एक आम इंसान के, बतौर तारीख के तालिब इल्म के, बतौर एक मिडिल क्लास शख्स के अपॉर्चुनिस्ट होने की हैसियत से सोचता हूं कि बेनजीर भुट्टो को वाकई ये करना चाहिए था। परवेज मुशर्रफ को वेलकम करना चाहिए था, उसके साथ इक्तदार की पार्टनरशिप करनी चाहिए थी और अपने दुश्मनों से गिन गिन कर बदले लेना चाहिए थे। लेकिन ये अजीब लोग हैं। बेनजीर भुट्टो ने न सिर्फ मार्शल लॉ लगाने के अमल की मजम्मत की बल्कि परवेज मुशर्रफ को कहा कि फिल फॉर इलेक्शन करवाकर अपनी बैरक्स में वापस जाए। 2002 में इलेक्शन हो गए, पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल कर गई। फिर वही कहानियां लिखी जाती हैं, शराइत तय की जाती हैं, ये कहा जाता है, वो कहा जाता है। 2002 में हुकूमत न बनने की सिर्फ एक वजह थी। परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि उन्हें वर्दी समेत सदर रहने का हक दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने इस अमर से इनकार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौजी सदर के साथ पार्टनरशिप से इनकार किया।
लिहाजा पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया गया, मुल्क पर कब्जा किया गया और एक गैर आईनी, गैर इखलाकी ताकत के बलबूते पर हुकूमत बनाई गई। अब फिर इस तारीख को समझते रहे, इस बात को याद रखें कि परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान कोई लड़ाई नहीं थी। बेनजीर भुट्टो को परवेज मुशर्रफ से मासिवाय इस बात की कोई शिकायत नहीं थी कि आसिफ अली जरदारी की कैद जारी रही। परवेज मुशर्रफ के दौर में आसिफ अली जरदारी पर तशद्दुद नहीं किया गया। परवेज मुशर्रफ के दौर में आसिफ अली जरदारी से ऐसा कोई स्टाम्प पेपर लिखवाने की जद्दोजहद नहीं हुई, मगर आसिफ अली जरदारी को यरगमाल के तौर पर रखा गया कि बेनजीर भुट्टो को डरा धमका कर किसी तरह वर्दी समेत सदारत कबूल करने पर मजबूर किया जाए। अब वक्त की उड़ान है, बेनजीर भुट्टो अपने फैसला पर कायम है। बेनजीर भुट्टो ने कहा है कि जब तक परवेज मुशर्रफ वर्दी नहीं उतारेंगे हम उनसे डायलॉग नहीं करेंगे और फौजी सदर के साथ किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज या पार्टनरशिप नहीं करेंगे। अब वक्त आता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा इस्लामाबाद फ्लाइट के बाद सऊदी अरब जा मुकीम होते हैं। मुल्क में सियासी अमल मुंजमद हो जाता है, जमूद का शिकार हो जाता है। ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक में इस्तेमाल होने वाले तमाम अफराद असेंबली में बैठ जाते हैं, अपनी साबका तनख्वाह पर काम शुरू कर देते हैं। अब किसी को इस जमूद को तोड़ना था, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस जमूद को तोड़ा। 5 साल से परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त थी कि मोहतरमा उनकी मारूजात को सुन लें। इस मौका पर फिर समझ लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सऊदी अरब वापस कैद हो जाने के बाद यह डायलॉग शुरू हुआ। अब इस बाबत चौधरी शुजात हुसैन बार बार बता चुके हैं कि डायलॉग हो क्या रहे थे, लेकिन जो बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेनिफिट में नहीं है उसे मीडिया पर कभी कबूलियत हासिल नहीं होती, उसे मीडिया कभी प्रमोट नहीं करेगा। चौधरी शुजात के बकौल कि बेनजीर भुट्टो की तरफ से 2 डिमांड्स आई। एक, तीसरी बार वजीर आजम बनने की पाबंदी खत्म की जाए। इस बात पर मुस्लिम लीग काफ ने इनकार कर दिया कि यह तो सीधा सीधा नई हुकूमत बनाने का ऐलान समझा जाएगा। अब दूसरी डिमांड चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि मुकदमात खत्म करने की थी। मैं इससे डिफर करता हूं, हर आदमी अपनी जुबान बोलता है। मुकदमात तो प्रैक्टिकली खत्म हो चुके थे। 2001 में आसिफ अली जरदारी की आखिरी मुकदमा में जमानत हो गई थी। आखिरी 4 साल आसिफ अली जरदारी किसी मुकदमा में कैद नहीं थे, बल्कि उन्हें गिरफ्तार रखा ही नहीं जा सकता था। कमाल की बात है कि एक नॉन कस्टम गाड़ी अगर पकड़ी जाए तो महकमा के पास ज्यादा से ज्यादा यह है कि वो उसे जब्त कर लेगा और उसे ऑक्शन कर देगा, लेकिन वो गाड़ी आसिफ अली जरदारी की नहीं थी, किसी अल्लाह दित्ते की, गुलाम रसूल की, माजे की, कामे की गाड़ी थी। कहा गया कि यह आसिफ अली जरदारी की गाड़ी है, लिहाजा आसिफ अली जरदारी को मजीद 4 साल अंदर रखा गया। जब बैनुल अक़वामी दबाव में आसिफ अली जरदारी को छोड़ दिया गया तो अब इन मुकदमात की क्या हैसियत और क्या औकात थी, मैं आज आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। जब बेनजीर भुट्टो से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की परवेज मुशर्रफ ने, तो बेनजीर भुट्टो ने कहा कि आपने तो एक किताब लिखी है सबसे पहले पाकिस्तान, उसमें आपने लिखा है कि बेनजीर और आसिफ अली जरदारी करप्ट जोड़ा है। तो आप जब मेरे साथ मुज़ाकरात करेंगे, सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग करेंगे, तो आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि आप एक करप्ट जोड़े से मुज़ाकरात कर रहे हैं। वाक़ियात की रफ्तार तेज थी, परवेज मुशर्रफ के हाथ से इक़्तिदार फिसल रहा था, तो नई किताब लिखने का वक्त नहीं था। लिहाजा परवेज मुशर्रफ ने 2 लाइनें लिखकर उन पर दस्तखत किए। परवेज मुशर्रफ ने लिखा कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बनाए गए तमाम मुकदमात, बेनजीर भुट्टो के खिलाफ बनाए गए तमाम मुकदमात पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है, झूठे हैं, बगैर किसी सबूत के हैं, बगैर किसी शहादत के हैं, लिहाजा खत्म किए जाते हैं। मुमकिन है कि जो शख्स सियासतदान ना हो उसे इन अल्फाज की वैल्यू ना हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भुट्टो किस तरह की सियासत करते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट किया, 90,000 कैदियों को छुड़वा कर लाए, पाकिस्तान का मकबूजा इलाका खाली करवाया। जवाब में क्या दिया? सियासतदान का यही कमाल होता है कि वो डायलॉग में ऐसी कामयाबियां भी हासिल कर लेता है जिसके वजह से कुछ नहीं देना होता। यही सियासत है, यही समझदारी है, यही डायलॉग करने की सलाहियत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पहली दफा जब बरतरफ किया गया
तो उससे कबल गुलाम इसाक खान आसिफ अली जरदारी को जेल भिजवा चुके थे, जेल में रख चुके थे और आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% का खिताब दे चुके थे। गुलाम इसाक खान को नवाज शरीफ की बरतरफी में बेनजीर भुट्टो की मदद की जरूरत थी, सियासी सपोर्ट की जरूरत थी। बेनजीर भुट्टो ने उनसे मुतालबा किया कि जो निगरान वजारत बनेगी उसमें आसिफ अली जरदारी वजीर होंगे, आप उनसे हलफ उठाएं। कुछ ही दिनों के बाद उसी पट गया ने गुलाम इसाक खान ने आसिफ अली जरदारी से हलफ लिया। इस अमल को हम कहते हैं थूक को चटवाना। उस मुंह से जब गुलाम इसाक खान ने कहा कि सैकड़ों बार कहा कि आसिफ अली जरदारी 10% है, करप्ट है, बेनजीर भुट्टो करप्ट है, इल्जामात लगाए थे, उसी आसिफ अली जरदारी को वजीर के तौर पर अपने हाथ से हलफ दिया। इसे कहते हैं तारीख में सच्चा होने के लिए अपना नक्श छोड़ना। अगली बार आए, आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत मुंतखब हो जाते हैं। मुल्क का अटॉर्नी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का एक शख्स लगा हुआ है, जस्टिस अब्दुल कय्यूम। मैं खुद हैरान होता हूं कि आसिफ अली जरदारी को क्या हो गया है कि ये जस्टिस कय्यूम को हटा नहीं रही। ये तो नवाज शरीफ का आदमी है, नवाज शरीफ के दस्ते रास्त है, उसके नौकरों की तरह मुकदमात का फैसला करता रहा है। और आसिफ अली जरदारी को ज़हनी जिस्मानी अजियत पहुंचाने में जिस कदर किरदार मलिक अब्दुल कय्यूम का बतौर जज हाई कोर्ट था और उसके बाप का कि वो भुट्टो का कातिल था जस्टिस मलिक मोहम्मद अकरम, तो इसे पीपल्स पार्टी की मुंतखब हुकूमत ने सरकारी वकील यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बना रखा है। फिर हमें कुछ अरसे के बाद समझ आई कि ये क्या सियासत है, और सियासत होती ही है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने स्विस अकाउंट्स वाला केस खोला और हुक्म जारी किया कि स्विट्जरलैंड को एक खत लिखा जाए। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा स्विट्जरलैंड को और लिखा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, ये झूठे मुकदमात थे। आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मलिक कय्यूम से अपनी बरात का सबूत लिखवाया, उस पर दस्तखत तारीख के औराक में महफूज कर दिए। अब ये बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, ये सियासतदान लोग हैं, इनके दिमाग को आपको समझना होगा, इनकी सोच की वुसअत को आपको समझना होगा। तो बेनजीर भुट्टो ने जब परवेज मुशर्रफ से मुतालबा किया कि पहले अपनी किताब की तरदीद लिखो, तो उन्होंने 1-2 लाइनें लिखकर उस पर दस्तखत किए। इत्तफाक ये है कि सदर पाकिस्तान जिस चीज पर दस्तखत कर दे वो स्टेट का, रियासत का कानून बन जाता है, उसके लिए लफ्ज ऑर्डिनेंस इस्तेमाल होता है। NRO एक मुआफीनामा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तान के ताकतवर मुक्तदिर हलकों की जानिब से सियासतदानों के सामने झुकने का एतराफ है। NRO कोई बुरी चीज नहीं है, NRO कोई मुआहिदा नहीं है। NRO में पीपल्स पार्टी की क्यादत का सर नहीं झुका हुआ, परवेज मुशर्रफ का फिरौनी सर झुका हुआ नजर आता है। पीपल्स पार्टी ने किसी दस्तावेज पर दस्तखत करके नहीं दिए, इसके इवज क्या देना है वो भी मैं बात करता हूं। पीपल्स पार्टी ने कभी कोई कमिटमेंट नहीं की कि इसके इवज परवेज मुशर्रफ को क्या दिया जाएगा। अब ये परवेज मुशर्रफ का मसला है कि वो अपने लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को ये बात समझ आ चुकी है कि उसके नीचे फौज में बगावत हो चुकी है और जुडिशरी उसके साथ मिल चुकी है। उसे अपने लिए रास्ता बनाना है, उसे ज़ियाउल हक बनने से बचने की जद्दोजहद करना है। इन हालात में पाकिस्तान के सदर ने एक कानून जारी किया जिसे NRO कहते हैं। अब दिलचस्प बात है, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ऐलान किया कि वो अपने खिलाफ बनाए गए तमाम मुकदमात का फैसला अदालतों से करवाएंगे और NRO से कोई बेनिफिट नहीं लेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत को मालूम है कि मुस्तकबिल में इस हथियार को मनफी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को मालूम है कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात बेसलेस हैं, बगैर किसी शहादत के हैं, झूठे हैं और कंकॉक्टेड हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होती है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस बनते हैं, तमाशा खड़ा होता है। ये 2 अलग वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं, उनका लिंक आपको यहां पर दस्तयाब है। मैं मेंशन करता हूं कि स्विस अकाउंट्स का केस क्या था, स्विट्जरलैंड में क्या कार्रवाई हुई और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में 2001 में क्या कार्रवाई हुई थी। आसिफ अली जरदारी पहले बरी हो चुके थे, अब दोबारा मुकदमा, डबल ज्यूपार्डी, दोबारा ट्रायल, किस हैसियत से वो करवाना चाहते थे। लेकिन बहरहाल
सो मोटो नोटिस लिया गया या मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से दरखास्त दायर की गई कि एनआरओ एक गलत कानून है। अब फिर पोज ये किया जाता है कि एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिदायत लेकर वहां पेश हुए और कहा कि हम इस कानून को नहीं जारी रखना चाहते, हम इस कानून को डिफेंड नहीं करना चाहते, हम इस कानून को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। हमें खुशी होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कानून को खत्म कर दे। एनआरओ का कानून खत्म हो गया। अब पीपीपी क़यादत के लिए इसमें से क्या हासिल हसूल था? परवेज मुशर्रफ के दस्तखत जिनमें यह लिखा गया कि ये झूठे मुकदमा थे। ये एक अलग बात है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत हर मुकदमा में से बाइज्जत बरी हुई। यह नहीं हुआ कि किसी जगह यह करार दिया गया हो कि वकूआ तो हुआ था लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आसिफ अली जरदारी या बेनजीर भुट्टो को बरी किया गया। नहीं, ऐसा हुआ, ये पाया गया कि जो इल्जामात लगाए गए हैं उनमें कोई वजन नहीं है, उनमें कोई शहादत नहीं है, उनमें कोई हैसियत नहीं है। जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद है। अब फिर बात करने का मकसद महज ये है कि एक सियासतदान जो मीडिया का महबूब है और मीडिया का बड़ा इन्वेस्टर है, और कुछ और भी वजूहात है। पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल करने के दो चैनल हैं। एक खलाई मखलूक मीडिया को अपनी उंगली पर नचाती है, बल्कि तीन फैक्टर है। नंबर 2, हाउस ऑफ शरीफ्स मीडिया में इन्वेस्टमेंट करता है। पूरी दुनिया में एंटरटेनमेंट चैनल कमाई का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां न्यूज चैनल कमाई का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। तीसरा फैक्टर है कराची बेस्ड मीडिया का उर्दू शावनिस्टिक पीपल्स पार्टी मुखालफत का तसव्वुर। ये तीन फैक्टर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मीडिया को मुत्तहिद होने पर मजबूर करते हैं। तो मीडिया ने जो नवाज शरीफ के मुआफी नामे थे 10 साल की सियासत छोड़कर जाने के पुराने और मौजूदा, उन सब का कभी जिक्र नहीं आता। यह बात कभी नहीं की जाती कि किस तरह एक शख्स ने जिल्लत अमेज अंदाज में 20 बैग इकट्ठे किए, जहाज पर बैठा और मुल्क छोड़कर भाग गया, सियासत तरक कर दी। यह नहीं कहा जाता कि एक सियासतदान ने अपने करीब तरीन साथियों को, परवेज रशीद को, सनाउल्लाह को, दीगर लोगों को जेलों में तड़पते हुए छोड़ा, उनके लिए कोई रियायत नहीं मांगी, अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए रियायत वसूल की और सियासत तरक करके चलता बना। और ये वाकया एक दफा नहीं हुआ, 2 दफा हो चुका है। आज भी कोई शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुआफी नामों को बुरा नहीं कहेगा, उसके सियासत छोड़ने के वादों को बुरा नहीं कहेगा। बुरा कहेगा तो एनआरओ को बुरा कहेगा। एनआरओ पाकिस्तान की तारीख का पहला मुआहिदा है जिसमें फौजी अशराफिया एस्टेब्लिशमेंट, रियासती मुक्तदरा, रियासत के ताकतवर इदारे सियासी अमल से, सियासतदानों से माफी मांगते हैं और सियासी अमल को चलाने का ऐलान करते हैं, सियासतदानों को आगे बढ़ने का, मुल्क संभालने का मौका देते हैं। यह थी मुख्तसर तारीख। 2008 में नई हुकूमत बनने के बाद क्या हुआ, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई वाकयाती गलती नजर आए तो जरूर बताएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।